हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना शर्मा और आज हम करेंगे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2011 का एग्ज़ाम कॉमर्स का। देखिए, पहला क्वेश्चन है विच एक्ट द गवर्नमेंट चेक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। तो वो हमारा हो गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 999, जिसने फेरा को रिप्लेस किया था। पहले फेरा था, फिर फेमा हुआ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इन विच ईयर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड। ये हमारा 1991 है। जो भी जिसने भी इकोनॉमिक्स वगैरह और तैयारी करा सबको मालूम होगा कि उस वक्त में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे एक्स पीएम भी हैं, वो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे और फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो गई थी, तो आईएमएफ से लोन लेना पड़ा। तो आईएमएफ बदले में एडवाइस भी देता है। एडवाइस दी थी कि आप हमें इंडिया में एलपीजी की पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। ठीक है। तो तब इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए थे, न्यू पॉलिसीज़ आई थी, तो वो 1991। थर्ड क्वेश्चन द नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी किससे रिलेटेड करती है? बैंकिंग से। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए 2023 दिसंबर में, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं। डिसइन्वेस्टमेंट नीड टू एश्योर अपोजिशन फ्रॉम एम्प्लॉय। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब बिजनेस को बेचा जाए, या फिर ये भी हो सकता है। और जब आपने सुना होगा आजकल न्यूज़ में आता है कि सब कुछ सरकार बेच रही है, सब प्राइवेट कर रही है, सब बेच रही है, तो वो भी डिसइन्वेस्टमेंट है। तो जब डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो एम्प्लॉयज़ में कुछ दिक्कतें आएंगी, एम्प्लॉयज़ को कुछ अनसेफ फील होगा, क्योंकि क्या होता है कि जो लेता है फिर वो अपनी कॉस्ट के हिसाब से लोगों को निकाल भी देता है और एडजस्ट भी अपने हिसाब से करता है। ठीक है। तो ये वाला करेक्ट है। इट मे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम अपना बिजनेस बेच देते हैं तो इससे कॉस्ट बढ़ेगी, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो ए इज़ ट्रू है एंड आर इज़ फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ। ये हमारा बुक्स और राइटर्स से रिलेटेड है, तो इसको हमें यहाँ डायरेक्ट आंसर पे आना होगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इसमें ऐसी कुछ भी नहीं होती, तो हमें सिर्फ याद ही करना होता। तो इंडियन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारा भगवती जे हो गया, भगवती जे हो गए। डेवलपमेंट प्लानिंग किसने दिया है? आपका चक्रवर्ती जी ने। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिस्ट है हमारे अमर्त्य सेन, और भी बहुत बुक्स लिखते हैं, तो ऐसा ही कुछ आप निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी, आपकी फिस्कल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की होती है। फिस्कल पॉलिसी ऑफ अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़, तो ये किसने दिया था? जिला आरजे। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, ये थोड़ा सा वैसे तो बेसिक क्वेश्चन है, जिन्होंने अकाउंट्स वगैरह पढ़ी है उन्हें पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी बैलेंस शीट होती है तो उसमें एक साइड एसेट्स होते हैं और दूसरी साइड हमारी लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी होती है। इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड, जो हम लायबिलिटी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसी से रिलेटेड बताना है। इक्वेशन इज़ नॉट करेक्ट का बताना है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है। अब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, ये हमारी करेक्ट है, क्योंकि लायबिलिटी इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। एसेट्स माइनस इक्विटी, तो हो सकता है कि हम इसे भेजें तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। एसेट्स प्लस लायबिलिटी नहीं, ये हमारा गलत है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट है? स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है? इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिट एंड डिक्रीज आर डेबिट। देखिए, जनरल एंट्री से रिलेटेड ये सवाल हो सकता है कि जब हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं तो डेबिट किसे करें और क्रेडिट किसे करें। तो हमारी लायबिलिटी और कैपिटल, जब इंक्रीज़ होंगी तो वो क्रेडिट होंगी, और बाकी सारी चीज़ें जब इंक्रीज़ होंगी जैसे कि एसेट्स, तो वो डेबिट होंगे। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि लायबिलिटी और कैपिटल, और जो बाकी बचा हुआ कुछ भी है, एसेट्स हो गए, एक्सपेंस हो गए और रिवेन्यू, वो इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होते हैं। अगर ये आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जनरल एंट्री में इम्प्रूवमेंट आएगी। मैं ये नहीं कह रही कि गलती ही नहीं होगी, इम्प्रूवमेंट ही आ सकती है। गलती तो नहीं होना तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। ए बी का प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर पे एंड न्यू शेयर ये है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट ओल्ड प्रॉफिट रेशियो होगा माइनस आपका न्यू प्रॉफिट रेशियो होगा। ठीक है। पहले सेक्रीफाइसिंग का क्या मतलब है कि हमारे पास पहले क्या था और अब क्या है, दोनों का डिफरेंस, तो ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन इसमें से देख सकते हैं।
तो ये इसका आंसर 3:2 आ रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज़ 3:2। अब ये ध्यान रखिए, जहाँ पर भी आंसर मैच नहीं कर रहा है तो वहाँ स्टार लगा हुआ है। 9th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लाइबिलिटीज इन ऑर्डर टू फॉर्म कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में ऑर्डर में ऊपर हमेशा हमारे लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें आती हैं और नीचे शॉर्ट टर्म। तो शेयर कैपिटल हमारा टॉप पे आएगा, थर्ड तो ये या तो ये, ठीक है। प्रोविज़न फॉर टैक्स और बैंक लोन, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक लोन के बाद ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डी। थर्ड में सेकंड देखिए, बैंक लोन, शेयर, हमारा पहला आया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बाद बैंक लोन, बैंक लोन के बाद प्रोविज़न, और लास्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स इज़ गिवन बाय। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर की क्या है कि हमारी कंपनी टोटल इस वक्त हमारी कंपनी के पास क्या है, टोटल वर्थ क्या है हमारी कंपनी की, एंड डिवाइडेड बाय हमारे शेयर होल्डर्स कितने हैं, तो ईच शेयर होल्डर के हिस्से में कितनी वर्थ आई कंपनी की, वही हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स है। तो ये हमारा टोटल नेट एसेट्स, ये हमारा हो गया ए, टोटल नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। सभी में एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, आप आराम से भी इस वीडियो को रोक के स्लो करके देख सकते हैं। जिन्हें सिर्फ रिवीजन करना है वो इसकी स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं। व्हेन डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये होता है हमारा इलास्टिक में, यूनिट इलास्टिक में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है हमारा जब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होगा, चेंज इन डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझने के लिए थोड़ी सी ट्रिकी लगता है जो पहली बार सुन रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मानिए मेरे पास 2 जॉब थी, मेरे पास 2 जॉब्स के ऑप्शन है ए एंड बी, लेकिन मैंने ए को प्रेफर करा। मानिए यहाँ से मुझे 25,000 रुपये मिल रहे थे, 25,000 रुपये मुझे बी जॉब से मिलने वाले थे, लेकिन मैंने ए को चूज़ करा। तो मैंने ए को चूज़ क्यों करा होगा? क्योंकि वो 25,000 से ज़्यादा कमा के मुझे दे रही होगी वो जॉब, या कोई बिज़नेस हो या कुछ भी हो, वो मुझे 25,000 रुपये से ज़्यादा कमा के दे रहा होगा। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर मैं ए को ना चुनती तो किसको चुनती? बी को चुनती। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और ए में हम जो अर्निंग करेंगे उसमें हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होनी ही चाहिए, मतलब इसकी इनकम 25 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर। अब दोबारा से देखिए, बुक्स का नाम है तो इसको फिर से हम डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। देखिए, पहली हमारी इकोनॉमिक्स बुक्स किसने लिखी है? सैमुअलसन 1948 में। मार्जिनल इकोनॉमिक्स जियोल डीन 1951। एन इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पहले इकोनॉमिक्स आया है, फिर मार्जिनल इकोनॉमिक्स आया है, फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आया है, फिर थ्योरीज एंड ऑपरेशन एनालिसिस आया, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज आई हैं। तो वैसे हम इनसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं। पहले सिर्फ सिंपल इकोनॉमिक्स आया, फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आया, फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आया है, और फिर इकोनॉमिक थ्योरीज हमारी आई हैं। ये सब सीक्वेंस भी थोड़ा सा हम याद कर सकते हैं। और इनके राइटर हो गए, पॉजिटिव दिया है R.G. लिप्से, एंड थ्योरीज दी हैं W.J. बेमॉल, एंड ये दोनों ही 1963 की हैं, ठीक है। 14 मार्जिनल रेवेन्यू इज, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग है, जैसे नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा खर्चा है, ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट बेचने में से हम क्या कमा रहे हैं, वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल रेवेन्यू इज डैश एट क्वांटिटी दैट जनरेट मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू एंड नेगेटिव बियॉन्ड। अब इसके बाद नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे ही मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने सुना होगा, जैसे टोटल कॉस्ट, और ये इकोनॉमिक्स में हम सब पढ़ते हैं कि नेगेटिव कब होगी? पहले जो हमारी मार्जिनल होती है पहले वो कांस्टेंट होती है, फिर ज़ीरो होती है एंड डिक्रीजिंग होती है, ज़ीरो होती है एंड फिर नेगेटिव जाती है। तो पहले ज़ीरो रहेगी उसके बाद, ठीक है। ये पहले दिया हुआ है ए वाला आंसर, ज़ीरो के बाद नेगेटिव होगी, ये ध्यान रखिएगा। 15 यूटिलिटी विल बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन द मार्जिनल यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर in each direction brings same increation of utility. Utility
कब मैक्सिमाइज होगी, जब हमें हमारे सेम इंक्रीमेंटल यूटिलिटी बाहर बार कंजप्शन करने में हमें सेम यूटिलिटी मिल रही हो। रीज़न क्या है, अ कंज्यूमर विल ट्राई मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। हमेशा कंज्यूमर जो रेशनल होता है वो खर्चा करता है, क्यों खर्चा करता है, जिससे कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। 16. In a predominantly illiterate area, costing of 10,000 population data has to be collected from 10% of them। मतलब सैंपल जो हमने लिया है वो 10% का लिया है। दी appropriate टेक्निक क्या होगी, पहले ही बता दिया है कि भाई इलिटरेट है, एरिया क्या है, इलिटरेट है। तो देखिए क्वेश्चन आयर के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, मतलब खुद फिल करेगा, ठीक है। एंड हमारा शेड्यूल में भी यही होता है कि हम क्वेश्चन उनसे पूछते हैं और सामने वाला बताता है, और फिल करने वाला एक बंदा साथ में रहता है, वो रहता है। उसमें फ़र्क ये होता है क्वेश्चन आयर और शेड्यूल में। दोनों में क्वेश्चन आयर और हमारा शेड्यूल दोनों एक ही चीज़ होती है। क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आंसर करना होता है। शेड्यूल में शायद ट्रू फॉल्स वाला भी हो सकता है, लेकिन इंटरव्यू इंटरव्यू क्या है, सिर्फ हमें बोलना है, हम सवाल पूछेंगे और वो बताएगा। क्वेश्चन आयर और शेड्यूल के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा पेज। तो पढ़ लिटरेट है, इलिटरेट है तो वो पढ़ तो नहीं सकता। इंटरव्यू में हम बोल के भाषा से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन वो हमें बता सकता है। तो इंटरव्यू सबसे बेस्ट रहेगा। अब अगला देखिए, इन यूनी मॉडल एंड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज इज लाइक दिस। यूनी मॉडल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा इक्वल रहेगा, मीन मीडियन मोड हमारे इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये सी वाला 18 हो गया हमारा। गिवन द फॉलोइंग टेस्ट दे है ZTF। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड। किस में फ्रीडम की बात होती है, फ्रीडम की बात किस में होती है, सेकंड थर्ड फोर्थ। आपका TFN ये इन तीनों में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, SPSS। SPSS हमारा थोड़ा डेटा से मैनेजमेंट से रिलेटेड है। स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू स्टैटिकल लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 19 स्टैटिक्स का है, 1968 में पहली बार इसको लॉन्च किया था। टैली, मिरेकल एंड प्रॉफिट, ये हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें कि हम टैली तो पहले बहुत चलता था, बाकी शायद बाद में आए, लेकिन टैली बहुत फेमस था। लोग टैली में अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज बनाना और बाकी के प्रॉफिट एंड लॉस ये सब बाद में अपने आप खुद से बन जाते हैं। ई मार्केटिंग क्या है, ई मार्केटिंग सब कुछ जानते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे हम क्या करते हैं, ई मार्केटिंग ही तो करते हैं। पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं क्या है ई मार्केटिंग में। वो जो हम फ्लिपकार्ट अमेजोन से ऑर्डर कर रहे हैं वो क्या है, ई मार्केटिंग ही तो है। पहला देखिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। ठीक है, ये भी। आगे क्या है, बाइंग ऑफ गुड्स थ्रू इंटरनेट, गुड्स और सर्विसेज दोनों मंगाए, गुड्स मंगाए। ठीक है, आगे का ऑप्शन क्या है, सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू इंटरनेट, केवल गुड्स मंगाएं, केवल सर्विसेज के लिए करें, या फिर दोनों चीज़। तो इसमें हमारा ऑल हो जाएगा, बाइंग ऑफ गुड्स और यहाँ क्या लिखा है, सेलिंग ऑफ गुड्स। ये सारे हम बाय करें या सेल करें, दोनों ही इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, तो वो हमारा ई-कॉमर्स में आएगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर डी हो गया, ऑल। नेक्स्ट क्या है 21 में, फिर से हमारा कुछ राइटर्स और इनके नाम है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। तो देखिए, हमारे ड्रकर साहब ने MDO मैनेजमेंट, MBO होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसे हम MPO भी कहते हैं, मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्टिव। और MPO, ये वैसे MBO होना चाहिए, और MBO को हम MPO भी कह सकते हैं, कुछ मिसप्रिंट हो सकता है। FW टेलर ने हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, फेयोल ने फंक्शनल थ्योरी और 14 प्रिंसिपल भी नहीं के हैं, एंड मंस्टबर्ग इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ठीक है, द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फंक्शन मतलब फंक्शन के बेसिस पे हम डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि सेल करने वाला, प्रोडक्शन करने वाला, उसमें स्पेशलिस्ट मैनेजर हम रखेंगे और वो एक ही काम पे ध्यान देगा, तो हमारा स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट डेमोक्रेटिक है लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं उसे। प्लान मेड इन द लाइट ऑफ अ
कॉम्पिटिटर्स प्लान, कॉम्पिटिटर्स की वजह से हम कोई प्लान क्रिएट कर रहे हैं, वो है हमारी स्ट्रेटेजी। पॉलिसी और प्रोसीजर तो हमारे इंटरनल के लिए होते हैं, बाहर के लिए स्ट्रेटेजी होती है। अ प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में क्रिएट, ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज हो रहा है, उससे क्या होगा? इमोशनल टर्मोइल एंड टेंशन बढ़ सकती है लोगों में। प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, मतलब मैं किसी के साथ बैठती हूँ या किसी से बातचीत करती हूँ अपने ऑफिस में, मुझे अच्छा लगता है, मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, लेकिन अगर अब मेरे स्टाफ में चेंज हो जाए, कलीग्स में चेंज हो जाए, तो मुझे थोड़ा सोशल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फियर ऑफ अननोन हो जाएगा कि भाई मैनेजर नया आ जाए या ओनर नया आ जाए, तो ये सारी ही चीज़ें होंगी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद देयर ऑथर्स, फिर से ही हो गया, स्टेटमेंट है, ऑथर से मैच करना है। लर्निंग वाली चीज़ें आपको लर्न है तो ठीक है, अदरवाइज तो क्वेश्चन गलत ही होने वाला है बस, तो इसलिए डायरेक्ट हम आंसर पे आएंगे। ये देखिए, मार्केटिंग मिक्स इज़ अ पैक ऑफ 4 सेट, मार्केटिंग मिक्स क्या है? 4 सेट, तो मैककार्थी। मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल, यहाँ 4 सेट का है, यहाँ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल का है, ये फ्लिप कॉटलर है। मार्केटिंग इज़ द मैनेजरल प्रोसेस, बस ये वर्ड्स वर्ड्स क्लिक करने चाहिए। ठीक है, ये हमारे ये हो गए कॉन्डेफ। एंड मार्केटिंग इज कंसर्न विद ऑल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़, ये हमारे व्हीलर हो गए। रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़, एक्टिविटी हम व्हील से करेंगे, ये ध्यान रख सकते हैं। 4 सेट मैकार्थी, मैकार्थी कभी भी मार्केटिंग मिक्स का नाम आएगा, मार्केटिंग का नाम आएगा, मैकार्थी सबसे पहले होंगे। मैकार्थी अगर नहीं है तो तब हम फ्लिप कॉटलर का नाम लिखेंगे, क्योंकि जो 4 पीस ऑफ 4 मार्केटिंग मिक्स में जो 4 पीस हैं उनको मैकार्थी ने सबसे पहले प्रोपॉइंट किया था, उसके बाद फ्लिप कॉटलर का नाम बताया अगर मैकार्थी नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहले पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डायरेक्ट नहीं है। मल्टीपल शॉप, मैंने अपनी मल्टीपल शॉप खोली हुई है, डायरेक्ट है। डोर टू डोर सेलिंग हो रही है, मैं ही अपना सामान भर के घर घर जा रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट कस्टमर से बात कर रही हूँ। डायरेक्ट मेल ऑर्डर, मुझे ऑर्डर आया है और मैंने डायरेक्ट, मुझे ही ऑर्डर आया है, तो ये भी डायरेक्ट ही लिखा ही हुआ है डायरेक्ट। ब्रोक एजेंट, मिडिलमैन, पिछली बार क्या था? एजेंट लिखा हुआ था, ऐसे लिखा होता मिडिल मैन, तो ये तो इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट कहाँ रह गया जब हमने किसी और बीच में किसी और को इन्वॉल्व कर लिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, करेक्टली मैच नहीं है। एडवर्टाइजमेंट हम मार्केटिंग प्रमोशन के लिए ही करते हैं, करेक्ट नहीं है हमारा, सी करेक्ट नहीं है। काउंट एंड रिकाउंट ऑफ स्टॉक, ये हम कंज्यूमर प्रमोशन के लिए नहीं करते, हम अपने इंटरनल चीज़ें होती हैं ये काउंट एंड रिकाउंट करना। 29 में एडवर्टीजमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन सेलिंग प्रोडक्ट सर्विसेज, ये तो बात सही है, एडवर्टीजमेंट तो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब एड से क्या होता है कि हमारे जिनको नहीं भी पता है उन लोगों को भी सारे प्रो एंड कॉन्स चीज़ों के पता चल जाते हैं। अब आगे कि सेल प्रमोशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ गुड एडवर्टीजमेंट प्लान। अब बताइए, एड सेल्स प्रमोशन हम कर रहे हैं लेकिन हमारा प्लान ही तैयार नहीं है कि हम उस प्रमोशन में क्या बताएंगे, क्या दिखाएंगे, नहीं है तैयार, तो गड़बड़ होगी। तो ये वाली बात भी सही है, इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेन द 3 एलिमेंट ऑफ सर्विसेज, सर्विस मार्केट ट्रायंगल। सर्विस मार्केट ट्रायंगल में 3 एलिमेंट कौन से होते हैं हमारे? देखिए, मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, भैया आइए हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एम्प्लॉय जो सर्विस देने जा रहा है, कंज्यूमर जो सर्विस ले रहा है, तो 3 जन। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिसंबर 2013 में भर भर के आए थे, तो क्वेश्चन पेपर देने जाने टाइम सब्र रखिए, क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विद द शॉर्टेज ऑफ, रेट ऑफ रिटर्न हमारा बढ़ेगा अगर शॉर्टेज होगी, ऐसा है क्या? रेट हमारा, अब हमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो पहला देखिए, पहला तो गलत हो गया, इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाएगा अगर हम वर्किंग कैपिटल में शॉर्टेज कर लें। वर्किंग कैपिटल में अगर हम शॉर्टेज कर लें तो डे टू डे खर्चे कहाँ से करेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल इज़ दी एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट। हाँ, ये देखिए 2 चीज़ें आती हैं। वर्किंग कैपिटल हमारा क्या है? वर्किंग कैपिटल हमारा क्या है? वर्किंग कैपिटल तो केवल अगर वर्किंग कैपिटल पूछे तो हमारे एसेट्स के बराबर होती है, टोटल एसेट्स। लेकिन अगर हमसे नेट वर्किंग कैपिटल पूछे तो वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ होता है, ये हमारा करेक्ट है।
तो सेकंड देखिए, फर्स्ट आ रहा है इसमें तो ये तो नहीं होगा, 1 आ रहा है इसमें तो ये नहीं होगा, 1 इसमें भी आ रहा है तो ये नहीं होगा, हमारा सेकंड होगा। ऐसा भी हमारे क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं कभी 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 कभी। 32 32 में फिर से डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। इसमें क्या है, मैच दी फॉलोइंग। ये हमें बजटिंग के कुछ मेथड दिए हुए हैं जो कि हमारे बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड है। अब इनका रिलेशन बताना है। डायरेक्ट कैपिटल बजटिंग में हम क्या करते हैं, प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम प्लानिंग करते हैं कि हम कैपिटल कहाँ से लाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम क्या देखते हैं कि हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम टाइम को कंसिडर करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है, लेकिन कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट मैंने कहीं कर दिया, मुझे पैसा वापस चाहिए तो ये मुश्किल है। पैसा हम वहाँ से वापस नहीं मिल सकता, लेकिन मिलेगा, लेकिन हमें कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो रिवर्सिबल है, लेकिन एट सम कॉस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लिक्विडिटी रेशियो मेजर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी रेशियो में हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखते हैं। पहली बात तो लिक्विडिटी रेशियो जो है हमारा वो सॉल्वेंसी से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया। इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स, नहीं, लिक्विड रेशियो जब हम निकालते हैं तो उसमें से इन्वेंट्री माइनस करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। रूल ऑफ थंब ऑफ एसेट इज 2:1 होता है, नहीं, ये करंट एसेट्स करंट रेशियो का होता है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज हमारी 2:1 में होनी चाहिए, तो ये भी गलत है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ग्रॉस एसेट्स इज इक्वल टू द नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रॉस एसेट्स हमारे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर होते हैं, नो। अब देखिए, जो हमारा एसिड टेस्ट रेशियो होता है उसका आइडियल है 0.5:1। ग्रॉस एप्रोप्रिएट कैपिटल इज डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग करंट लाइबिलिटीज फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ग्रॉस एसेट्स। सारे ही स्टेटमेंट यहाँ गलत हो रहे हैं। 34 अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्म मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से हमारी मार्केट वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ये है हमारा MM मॉडल, मोदी गिलानी MM मॉडल, MM हाइपोथेसिस मॉडल। आगे थर्ड है मोदी गिलानी एंड मिलर्स डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म। ये हमारी कैसी है, इररिलेवेंट अप्रोच, इररिलेवेंट है, ठीक है। मतलब 3-4 मेथड्स हैं, कुछ रिलेवेंट है, कुछ इररिलेवेंट है। मतलब डिविडेंड पे फ़र्क पड़ता है तो रिलेवेंट है, डिविडेंड पे फ़र्क किसी मार्केट फैक्टर से या कुछ हमारी एक्टिविटीज़ से डिविडेंड पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो वो हमारे इररिलेवेंट अप्रोच है। ऐसा कुछ 3-4 हैं, बस ये ध्यान रखिए कौन सी रिलेवेंट है, कौन सी रिलेवेंट है। इट देखिए इसमें लिखा हुआ है, इट डज़ नॉट अफेक्ट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। डिविडेंड पॉलिसी की वजह से शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, ये बस यही चेक। अगर फ़र्क पड़ता है तो रिलेवेंट पॉलिसी है, रिलेवेंट है हमारी डिविडेंड पॉलिसी। अगर नहीं फ़र्क पड़ता है डिविडेंड पॉलिसी का शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे तो वो इररिलेवेंट है। बस दोनों का रिलेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ, मतलब ये किसने दिया था क्वालिटी सर्कल की बात। क्वालिटी सर्कल क्या होता है कि कुछ लोग अपने मिलते हैं और बातचीत करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और सामने से कुछ सॉल्यूशन, मतलब डिस्कशन चलता है। तो क्वालिटी मतलब काम से रिलेटेड, फालतू वाला नहीं, इनफॉर्मल वाला नहीं, फॉर्मल वाला। तो ये दिया किसने था, कारूइस्वा का। क्वालिटी सर्कल आर originally described by a W. Edward Deming in 1950. Deming praised the Toyota as an example of this. The idea was later formalized approximately Japan 1962 by Karu Ishikawa. तो दोनों का नाम ध्यान रखना है, W. एडवर्ड 1950, दूसरा जापान में। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, इज़ अ रेगुलर रिव्यू है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कंपनी में वो क्या कर रहा है, उसकी एम्प्लॉय का क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, ग्रोथ कितनी दी है कंपनी को, रिवॉर्ड उसी हिसाब से उसका बनेगा, ठीक है। ये हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी का प्रोग्राम होता है।
38 द मैकेनिज्म ऑफ आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज़ ग्रोथ पोटेंशियल इज़ डन थ्रू, ये पहले पेपर में भी था, मतलब आपके जून 2011 में भी था और दिसंबर 2011। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैं चेक कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें आंसर सी दे रखा है, लेकिन इसमें आंसर सी नहीं होगा। जब हमें किसी का पोटेंशियल चेक करना होता है तो उसमें हम थोड़ा सा काम ज़्यादा देते हैं, तो वो जॉब एनरिचमेंट ही इसका आंसर होगा, ये सी नहीं होगा। क्वेश्चन मैंने सेम 2011 जून में भी मिलेगा, आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, उसमें आंसर जॉब एनरिचमेंट ही दिया है, लेकिन इस बार इसमें आंसर सी दिया है जो कि गलत है। 39 स्टेटमेंट दिए हुए, हाई मोरल ऑलवेज लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी। अगर हमारा मोरल हमेशा हाई रहेगा तो हम प्रोडक्शन भी हाई करेंगे। ज़रूरी नहीं कि मोरल हमारा किसी और के लिए भी तो हाई हो सकता है ना। अब हाई मोरल नीड नॉट नेसेसरी लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी, दोनों ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो सेकंड वाला करेक्ट होगा। हाई मोरालिटी का मतलब हाई प्रोडक्शन से नहीं है, तो इसमें हमारा सेकंड ही सही होगा। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर। ऑर्डर में देखिए, कोई हमारा कंपनी में एम्प्लॉय है, हम उसे ट्रेनिंग पहले देंगे क्या या रिक्रूटमेंट करेंगे? पहले हम उसका रिक्रूटमेंट करेंगे, फिर ट्रेनिंग देंगे, फिर देखेंगे भाई उसने कैसा काम करा, कैसी ग्रोथ है। जब उसका रिव्यू हो जाएगा, बढ़िया रिव्यू है, तब उसको प्रमोशन देंगे। ठीक है। फाइंड आउट द ऑड वन एंड आउट हो गया। स्टेट बैंक और यूनियन ये सब कमर्शियल बैंक है, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। सिट भी कब सेटअप हुआ? 1990 में, अप्रैल 2 1990 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किसकी ओन सब्सिडी थी? आईडीबीआई की, और बाद में आईडीबीआई से अलग हो गया 2000 में, और सिडबी का हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में है। 43 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर एन इन्वेस्टर टू प्रेफर अ बैंक डिपॉजिट इज़। बैंक में हम पैसा क्यों जमा करेंगे? विश्वास होगा, बैंक गारंटी देगा, बैंक डज नॉट इन्वेस्ट, ये तो डी डी हो गया। ठीक है, सारी ही चीज़ों के विश्वास होगा, गारंटी देगा, और उनका पैसा रिस्क में भी नहीं होगा, फॉर सिक्योरिटी से भी रिस्क में जा सकता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरआर और एसआरआर टू एंश्योर लिक्विडिटी, फाइनेंशियल लिक्विडिटी के लिए। सीआरआर क्या होता है कि इतना कैश 4% 2% बैंक को हमेशा अपने पास रखना ही रखना है अपने टोटल नेटवर्थ का। एंड एसएलआर क्या है? वो परसेंटेज जो उसे क्लोज टू गोल्ड, कभी भी चाहो तो आप उसे लिक्विड कर सको, ऐसा कुछ, ऐसे कुछ वो रखना पड़ता है। 45 नाबार्ड हैज़ टेकन ओवर द एंटायर फंक्शन ऑफ। नाबार्ड किससे एसोसिएटेड है? इन सब से। नाबार्ड ने इन सब का काम, जो ARDC, ACD एंड RPCD, इन सब का काम नाबार्ड में मर्ज हो गया एक तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ओलिगोपोलिस्ट। ओलिगोपोलिस्ट क्या होते हैं? ओलिगोपोली होती है हमारा, पहले इसका आंसर बता दूं, ओपेक है। ओपेक में क्या है? ओपेक का मतलब है जो हमारी पेट्रोलियम वाली ऑर्गेनाइजेशन। अब पेट्रोल हमारे वर्ल्ड में सब जगह नहीं है, कहीं कहीं है, कुछ कुछ फ्यू प्लेसेस पे है, तो फ्यू का रिलेशन है ओलिगोपोली से। ओलिगोपोली का मतलब है फ्यू फर्म। तो हमारा ओपेक पेट्रोलियम जो कि है फ्यू कंट्रीज़ के पास, तो फ्यू से ओलिगोपोली को आप रिलेट कर सकते हैं। ओपेक के बारे में 14 सितंबर 1960 बगदाद में, 1965 से इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रोपाउंडेड बाय ऑल। ठीक है, ये सिर्फ याद करना है, पढ़नी सारी थ्योरीज हैं, नाम याद होना चाहिए, और छोटा सा ये कि कॉन्सेप्ट के क्या कहना चाह रही है वो थ्योरी, ये सबको पता होना चाहिए, इतनी बेसिक चीज़ें। तो द ब्रिटिश इस्टेब्लिश एंड डेवलप्ड इंडियन रेलवे। हाँ, ये तो भैया सबको पता है कि ब्रिटिश ने ही 1853 में मुंबई टू थाने एक ट्रेन चलवाई थी। ठीक है, मुंबई टू थाने एक ट्रेन चलवाई थी, ये वाली बात तो सही है। द ब्रिटिश आर कीनली इंटरेस्टेड इन इंडियन इकोनॉमीज डेवलपमेंट। भैया सबसे बड़ा झूठ, इंडियन इकोनॉमीज डेवलपमेंट में ब्रिटिशर का कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ए तो ट्रू है, लेकिन ट्रू है, और बी हमारा फाल्स है। ठीक है। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नॉन एज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हमारा IBRD। वर्ल्ड बैंक IBRD एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमारा IMF एंड IBRD को बनाया गया 1944 में, जिसे इन दोनों को ट्विन भी कहते हैं।
क्योंकि ये ना एक ही मीटिंग से ओरिजिनेट हुए थे। इसमें कुछ वर्ल्ड ट्रेड जैसी चीज़ों की भी बात हुई थी, लेकिन अमेरिका माना नहीं था। अमेरिका इसके लिए नहीं माना था क्योंकि इसमें वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए वन नेशन वन वोट की बात थी, तो उसके लिए अमेरिका राज़ी नहीं था। हमारा लास्ट क्वेश्चन 50 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैव बीन क्रेडिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इकोनॉमिक जोन की बात कब कही गई पहली बार? तो वो हमारी कही गई 2005 में। ठीक है, वो हमारी कही गई 2005 में पास हुआ। और कब से चालू हुआ? एक्ट इन फोर्स 2006। ये आज के क्वेश्चन हो गए 50। हाँ, अब अगला पेपर है हमारा 2012 का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे ही आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हम मेरी वीडियोस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।